Welcome all of you. I'm really sorry due to some network issue I was disconnected. I think we should start. If I am clear to you, please let me know in the text. अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ मुझे मैसेज में टेक्स्ट में बता दें. इफ़ इट इज़ नॉट, फिर मैं इसको करेक्ट करने के बारे में कुछ करूँगा. ओके मेहताब आलम, थैंक यू. ओके, आई एम क्लियर टू यू. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स. अरिस्टोटल जो है इनका जो इरा है वो स्टार्ट होता है 384 एंड देन गोज टू द 322 BC. अरिस्टोटल फादर हैं अ नंबर ऑफ लिटरेचर के, यानी आजकल जितने लोगों के बच्चे होते हैं ये तकरीबन उससे ज़्यादा उलूम के फादर जाने जाते हैं. उस वक्त में चूँकि हमारे पास बहुत कम हुआ करता था, नॉलेज जो है वो बहुत लिमिटेड होता था, तो जो स्कॉलर्स थे वो एक से ज़्यादा उलूम में एक्सपर्ट हुआ करते थे. तो साइंसेस में जाएं या हम कुछ और आर्ट्स के मुख्तलिफ सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स में आप देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एवरीवेयर अरिस्टोटल जो है वो किसी हर इल्म की आलमोस्ट बुनियाद रख रहे होते हैं. इस बुक पोएटिक्स की जो है मिडल एजेस में अरबिक में भी ट्रांसलेशंस हो चुके हैं, लेकिन जब इनको अरबिक में ट्रांसलेट किया गया और फिर मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स थे जब उन्होंने इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की तो इन्होंने इसको मुख्तलिफ एंगल से लिया. जब हम इसको रेनेसांस पीरियड में जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई थी पोएटिक्स की, ग्रीक से इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट किया गया था तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है. सबसे पहले मैं ये पॉइंट जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम इंटरप्रेटर्स थे, जो मुस्लिम उस वक्त के एक्सपर्ट्स थे, जिनमें अविसीना भी है और इसमें अल्फाराबी भी है, तो इन्होंने इसको मोरालिटी के मीनिंग में लिया, यानी पोएटिक्स को मोरालिटी के मीनिंग में लिया. और वो समझते थे कि ये जो ट्रेजेडी है और जो कॉमेडी है, इन दोनों का मकसद जो है वो मोरालिटी ही है. और ट्रेजेडी जो है वो किसी भी इवेंट की तारीफ़ में, यानी ट्रेजिक हीरो जो है उसका जो ओवरऑल कैथारसिस के बाद जो हमारे सामने जो एट द एंड ऑफ द ड्रामा जो इमेज बनती है, तो जिस नोबल काज के लिए वो एट द एंड कुर्बानी देता है तो उसकी तारीफ़ में जो है ये ट्रेजेडी लिखी जाती थी. जबकि कॉमेडी जो है वो आम तौर पर ब्लेम किया जाता था, यानी किसी भी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम पाया जाता है, कोई भी ईवल पाई जाती है, तो उस ईवल को सेटायराइज करने के लिए, उस ईवल को ब्लेम करने के लिए,
ताकि लोगों के माइंड्स में उसके ख़िलाफ़ एक सीडिंग हो जाए, ताकि वो उस गुनाह को या जो भी वो इमोरलिटी है वो ना करें। तो कॉमेडी जो है वो उसको ब्लेम करने के लिए बनाई जाती थी। ये है जो मुस्लिम एक्सपर्ट्स थे, तो उनका जो है ये कॉन्सेप्ट था, उन्होंने अपनी ट्रांसलेशन में। बहरहाल जो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन आई तो उन्होंने उसी मीनिंग में लिया जो मीनिंग आज हम डिस्कस करेंगे, और जो मीनिंग जो है वेस्ट ने लिया वो इंग्लिश ट्रांसलेशन थी। तो सबसे पहले इसके जो पोएट्री है, इसके दो मेन आउटलेट्स हैं। एक है हमारे पास ट्रेजेडी और दूसरी है एपिक पोएट्री। पोएट्री को अरिस्टोटल समझता है कि इसको इमिटेटिव होना चाहिए, इसको रिदम, इसकी एक ख़ास रिदम होनी चाहिए और इसमें एक हारमोनी होनी चाहिए। इमिटेटिव यानी कि ये जो है कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल जो हमारे लाइफ के इवेंट्स होते हैं इसको उनकी कॉपी होनी चाहिए, और इसमें एक ख़ास रिदम और इसमें एक हारमोनी होनी चाहिए, मतलब हम आहंगी होनी चाहिए, और इसमें एक धुन भी होनी चाहिए ताकि सुनने वाले को और रीडर को ये उसके जो सेंसेस हैं उनको अपील कर रही हो। अब यहाँ पर अरिस्टोटल जो है कंट्रास्ट में फ़िलासफ़ी के बारे में बताता है कि फ़िलासफ़ी जो है वो आइडियाज़ से भरी हुई है। फ़िलासफ़ी आइडियाज़ होते हैं, इस वजह से ये बोरिंग होती है। सॉरी, आइडियाज़ होते हैं, तो आइडियाज़ जो हैं वो बोरिंग नहीं होते हैं, और इसको जो हमारे पास फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी बहरहाल वो इसके अपोजिट जा रहा था, जब मैं इसका फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को समरी बता रहा हूँ, देन आई विल टेल यू कि व्हाट बोर्स यू, ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है। तो जब हम दो चीज़ों को देखते हैं, फ़िलासफ़ी और फिर आइडियाज़, तो इन दोनों को जब हम देखते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट में बताएं कि क्या चीज़ है जो हमें बोर करती है। यानी आप लोगों ने मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स भी पढ़े हुए होंगे जो कि बात करते हैं आइडियाज़ की, आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मार्क्सिज्म है, फेमिनिज़म है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और पोइट्री जो है, पोइट्री तो आपको पता है उर्दू, सराइकी, पश्तो जो भी आपका बैकग्राउंड है, तो उसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ़ पोइट्री पढ़ी हुई होगी। तो क्या चीज़ है जो आपको बोर करती है और क्या चीज़ है जो आपको बोर नहीं करती है, जिसको पढ़कर या सुनकर आप एंजॉय करते हैं। हेलो, नो टेक्स्ट फ्रॉम एनीवन। ऑलराइट, मैं ही आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। देखें, अरिस्टोटल समझता था कि फ़िलासफ़ी में जो आइडियाज़ होते हैं वो रियल वर्ल्ड से आइडियाज़ होते हैं। तो इस वजह से ये जो रियल वर्ल्ड आइडियाज़ होते हैं ये ज़्यादा अपीलिंग होते हैं। पोइट्री जो है वो अपीलिंग नहीं होती है। पोइट्री इज़ समथिंग जो फ़िक्शनल चीज़ों के बारे में बात करती है, वो हमारी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। तो हमें जो बोर करती है वो हिस्ट्री और फिलॉसफी बोर करती है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। यानी सस्पेंशन ऑफ बिलीव्स जो है
यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ हमें ओरिजिनली पता होता है पोइट्री में या ड्रामा में, हमें कॉन्शियसली पता होता है कि वट एवर वी आर वाचिंग इट्स नॉट रियल, लेकिन फिर भी हम अपनी जो डिसबिलीफ है उसको सस्पेंड कर रहे होते हैं और फिर हम उसको बिलीव कर रहे होते हैं। सो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक्सक्यूज मी, sure, Mehtab Alam. I will try to share it in the group. There was a text from Mehtab Alam. नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो ये अरिस्टोटल जो है इसको ज़्यादा अपीलिंग नहीं समझता था पोइट्री को। तो आप आगे जाकर भी देखेंगे कि वो पोइट्री में भी एक स्पेसिफिक जो जानरा है उसको प्रेफर कर रहा है अपने इस पोइटिक्स में। तो नेक्स्ट फिलॉसफी को ही वो करते हुए नेक्स्ट जो अरिस्टोटल कहता है वो ये है कि ह्यूमंस जो हैं वो नकल करने को लव करते हैं, यानी आइडियाज़ की निस्बत, यानी फ़िलासफ़ी की निस्बत ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इमिटेशन, यानी जो नकल हो रही होती है। ऑफ कोर्स यू आर राइट, अगर आप सोच रहे हैं कि वो ट्रेजेडी और कॉमेडी इनको फेवर कर रहा है अरिस्टोटल, तो नेक्स्ट जो पॉइंट अरिस्टोटल रेस करता है कि इंसान की नेचर में है कि वो अपने चाइल्डहुड से ही, अपने बचपन से ही जो चीज़ें लोग कर रहे होते हैं उनको वो करता हुआ देखता है और वो फिर उसको एंजॉय करता है। अगर आप उसको कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट है, यानी अगर वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ अगर आप उसको शेयर नहीं करते हैं, तो वो उसको कभी भी अपील नहीं करेगा। जब वो उसको ड्रामाटाइज करके दिखाया जाएगा, तब ही वो उसमें इंटरेस्ट लेगा और उससे कुछ ना कुछ सीखेगा। अब उसकी वजह है कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो होते हैं वो आमतौर पर बहुत हॉरिबल होते हैं और वो बहुत तकलीफ़ देह होते हैं। मिसाल के तौर पर, जब कोई मर्डर हुआ होता है या कोई इस तरह का कोई दूसरा जुल्म वाला काम हो रहा होता है, तो हम रियल लाइफ में उसे नहीं देख सकते हैं। जबकि ड्रामा में हमने जो है बिलीफ जो है उसको सस्पेंड किया हुआ होता है, डिसबिलीफ को, और हम जो कुछ हमें पेश किया जा रहा होता है हम उस पर बिलीव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें पता होता है कि वट एवर वी आर वाचिंग ये सच नहीं है, यानी एक तरफ डिसबिलीफ है और दूसरी तरफ बिलीफ है, और फिर भी हम उसको हकीकत मानकर देख रहे होते हैं और साथ साथ हम उसको हकीकत मान भी नहीं रहते हैं। जिसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जब आप कोई मर्डर होता हुआ देखते हैं या कोई डेड बॉडी देखते हैं, तो क्या आपने किसी पुलिस को कभी फ़ोन किया है कि यहाँ मर्डर हो रहा है, कमेंट सेव, ये है मतलब आप बिलीव भी कर रहे होते हैं, यानी स्टोरी में जो कुछ स्टोरी आगे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती है आप उसमें बिलीव भी कर रहे हैं और साथ साथ आप डिसबिलीव भी हैं कि वट एवर इज़ बीइंग सीन ये जो है रियलिस्टिक है। तो अरिस्टोटल इसी चीज़ पर स्ट्रेस करता है कि इसको इमिटेटिव क्यों होना चाहिए, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से क्यों होना चाहिए। ये सारा आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पोइट्री के बारे में बात हो रही थी, तो इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रिफाइंड पोइट्री है वो दो तरह की होती है। एक होती है ट्रेजेडी और दूसरी होती है कॉमेडी। अब इसमें सब्जेक्ट मैटर का फ़र्क है। ट्रेजेडी जो है वो सीरियस मैटर्स को बयान कर रही होती है, यानी जैसा कि अगर आप देखें शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ को देखें, हैमलेट को जब आप देखें तो हैमलेट आपको नज़र आ रहा है कि वो एक सीरियस प्रॉब्लम जो है उसके फादर को, जो उसके चचा ने, वो समझता है कि उसके चचा ने मार दिया था। तो इस स्पेकुलेशन को लेकर वो अपना
लाइफ गुजार रहा है और ये एक सीरियस इशू है और वो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए दिन ब दिन सोच रहा है और वो सोच रहा है कि उसे बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फेमस लाइन्स हैं उसकी, टू बी और नॉट टू बी, यानी वो हर वक्त इसके बारे में प्लान कर रहा है। तो इट इज़ समथिंग सीरियस। आप सोफोक्लिस के एडिपस रेक्स को देखते हैं, वो भी कुछ सीरियस सब्जेक्ट मैटर को, साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट मैटर को जो है डिस्कस हो रही है उसमें। और जबकि कॉमेडी जो है, कॉमेडी को अरिस्टोटल समझता है कि ये होती तो मोस्ट रिफाइंड पोएट्री है, लेकिन कॉमेडी उस तरह के सीरियस मैटर्स को डिस्कस नहीं कर रही होती है जिस तरह हमारे पास ट्रेजेडी कर रही है। तो ये लाइट जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उसको डिस्कस कर रही होती है कॉमेडी। यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी को कंपेयर करने के बाद अरिस्टोटल नेक्स्ट हमें ट्रेजेडी के ओरिजिन के बारे में बताता है कि ट्रेजेडी किस तरह हमारे से वजूद में आई, यानी क्या हिस्ट्री है इसकी और कैसे हमें कॉमेडी जो है ग्रीक्स में देखने को मिलती है। अरिस्टोटल बताता है कि ट्रेजेडी शुरू हुई थी डिथैरैम्बिक हिम्स, यानी ये ख़ास तरह की, आप इनको दुआएं समझ लें या छोटी छोटी पोएम्स हुआ करती थी जो कि उनके गॉड डायनासोस की तारीफ़ में और उसके लिए लिखी जाती थी। इसमें कोरस हुआ करता था जो कि बता रहा होता था हमें आई एम सॉरी। सबसे पहले जो हमारे पास ये हिम्स हुआ करती थी, ये हिम्स डायनासोस जो कि ग्रीक मिथोलॉजी में ग्रीक्स का एक गॉड माना जाता है, उसकी तारीफ में लिखी जाती थी। और उसके बाद हमारे पास जो एक बहुत बड़ा क्वायर कोरस हुआ करता था जिसमें समटाइम्स एक नरेटर होता था या फिर वो सारा कोरस जो है मिलकर एक स्टोरी को या फिर वो जो उनकी एक दुआ है उसको बयान कर रहे होते थे। फिर उसके बाद हमारे पास एस्केलस आया, उसने वो जो उनकी एक ट्रेडिशन चली आ रही थी तो उसने उस ट्रेडिशन में थोड़ी सी नॉवेल्टी लाई और उसने एक सेकंड एक्टर उसमें इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हम देखते हैं कि सोफोक्लिस ने उसी कोरस को रहने दिया और फिर उसके बाद उसके साथ एक थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया। और अब जो आप यूनानी ट्रेजेडीज़ पढ़ते हैं या जो आप एलिज़ाबेथन ट्रेजेडीज़ पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा, एलिज़ाबेथन में नहीं होता, आई एम सॉरी, जो आपके पास ग्रीक ट्रेजेडीज़ हैं तो इसमें आपने देखा कि कोरस है। तो कोरस, आई होप आप लोगों को इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि ये सबसे पहले कैसे शुरू हुआ था और कोरस का काम क्या है। वेल, जब हम ग्रीक ड्रामा को पढ़ रहे हैं तो कोरस जो है वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कोरस का क्या क्या काम होता है। ये हमें स्टोरी का बैकग्राउंड बताते हैं और एट द टाइम जो कुछ बिहाइंड द सीन जो कि स्टेज पर नहीं दिखाया जा सकता उसको बता रहे होते हैं एंड सो मैनी मोर फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो ट्रेजेडी है वो कोरस से ही स्टार्ट हुई थी, यानी बेसिकली जो वो हिम्स थी
जो कि लिखी जाती थी इन द प्रेज ऑफ डायनासोरस, तो वो यहीं से ही स्टार्ट हुई थी। और अब प्रेजेंट में जो हमें ट्रेजेडी मिलती है तो इसकी बुनियाद भी वहीं से पास्ट से ही है। इसके बाद 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेजेडी के, जो कि अरिस्टोटल ने बताए हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसको इमिटेटिव होना चाहिए, यानी ये किसी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को इमिटेट कर रही हो। और सेकंड जो इसमें चीज़ है, यानी ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस को इमिटेट कर रही हो, उसको रियलिस्टिक वे में बयान कर रही हो। और कैसे रियलिस्टिक वे में, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यानी हम जो है अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड करके इसको देख रहे होते हैं, तो इसको इमिटेटिव होना चाहिए, इसको सीरियस होना चाहिए। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ट्रेजेडी को सीरियस होना चाहिए, यानी इसका एक सीरियस और लॉफ्टी सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। आम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये बात ना कर रही हो, बल्कि किसी अजीम कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब कर रही हो। वो कॉन्फ्लिक्ट जो है इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जैसा कि आपको हैमलेट में नज़र आता है, जैसा कि आपको मैकबेथ में नज़र आता है। मैकबेथ जो है, लेडी मैकबेथ के कहने के ऊपर जब किंग को कत्ल करता है, तो आप देखते हैं कि किस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर होती हैं और वो किस तरह की रिमोर्स फील कर रहा होता है। तो देखें, ये कुछ सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, तो एक ट्रेजेडी को सीरियस होना चाहिए और इसमें पूरी की पूरी स्टोरी ही होनी चाहिए। इंडियन फिल्मों की तरह गाने नहीं होने चाहिए इसमें, यानी गाने मजाक में कह रहा था, दैट्स जस्ट फॉर फन। देखें, स्टोरी है तो इसको एट ऑल टोटली इसमें स्टोरी ही होनी चाहिए, लेकिन स्टोरी भी अप्रोप्रिएट लेंथ की हो, यानी उतनी स्टोरी बताई जाए जितनी नीडेड है। एक्सेसिव जो है वो ना बताई जाए। और दूसरा, उसमें रिदम और हार्मनी होनी चाहिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि चूँकि ये इसको पोइट्री में बयान कर रहा है, यानी पोइट्री, रिफाइंड पोइट्री में ही जब इसको अरिस्टोटल कह रहा है, तो इसको रिदम और हार्मनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिदम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पोइट्री में लिखी जा रही है, तो ये सुनने वाले को और जो स्टेज के ऊपर लोग देख रहे हैं इसको होता हुआ, तो उनको जो है अपील कर रही है उनके सेंसेस को। अब ये रिदम और हार्मनी जो है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में होनी चाहिए। ट्रेजेडी के स्टेज ड्रामा के डिफरेंट पार्ट्स में ये डिफरेंट इसके हिसाब से होनी चाहिए। यानी आपने तकरीर का फ़न देखा है, ये भी जो आ रहा है, तो ये भी वेस्ट अपना ग्रीक से ही आ रहा है। आपने शेक्सपियर के ड्रामा में देखा, जूलियस सीजर में, कि एक पर्सन किस तरह पूरे के पूरे मॉब को जो है उनकी मेंटालिटी को तब्दील कर देता है एक ख़ास मकसद के लिए, और किस तरह वो आयरनी और दूसरे मुख्तलिफ टर्म्स को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हुए लोगों को वो सुनाता है जो वो उनको सुनाना चाहता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ इसको जो है डिफरेंट
रिदम और हारमोनी जो है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह वो उस पोइट्री को, उस रिट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए किस तरह वो लोगों के जो मेंटालिटी है, जो लोग सोच रहे हैं, उनको कैसे वो सोचने पर मजबूर करता है जो वो चाहता है। तो ये सारा जो है इसमें ही क्लियर है। कैसे वो इनको कि वो ड्रामे के मुख्तलिफ पार्ट्स में रिदम और हारमोनी को यूज़ करें। वैसे हारमोनी तो टोटल ओवरऑल जो है पूरी ट्रेजेडी में ही होनी चाहिए, और उसको ऐसे पार्ट्स पर यूज़ करेगा जहाँ पर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि इसको परफॉर्म्ड होना चाहिए, यानी जो ट्रेजेडी है इसको परफॉर्म होना चाहिए एट द स्टेज। तो जब ये परफॉर्म होगी तो ये फ़िलासफ़ी से, ये हिस्ट्री से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती है, ये पोइट्री से भी डिफ्रेंशिएट करती है, जो कि मैं आप लोगों को अगली स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए ताकि इसको फिर परफॉर्म किया जा सके, और यही डेफिनेशन है ड्रामे की, अगर आपको याद हो। स्टोरी होती है लेकिन परफॉर्म होने के लिए होती है। अब जो सातवां कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेजेडी का, वो ये है कि इसमें कैथारसिस होना चाहिए। कैथारसिस को पोएटिक्स में ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया अरिस्टोटल ने, और वो इसको वोमिटिंग से तशबीह देता है। यानी जिस तरह आपके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो वोमिटिंग जो है उस पॉइजन को कैसे बाहर निकालती है। I have a son recently, he is 2 months old, so he was having some digestive problem. Whenever he was fed तो वो वोमिट कर देता था, and my mother and some other experts और expert relatives, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो वोमिटिंग है इट इज़ गुड फॉर हिम। क्यों? बिकॉज वो जो उसके अंदर पॉइजनिंग है या जो कुछ भी है, तो वो मिल्क जो है वो उस पॉइजनिंग को अपने साथ लेकर जब बाहर आता है तो एक तरह से ये उसको रिलीफ कर रहा है। तो यही वजह है कि अरिस्टोटल जो है कैथारसिस को वोमिटिंग से तशबीह देता है। यानी जब आप एक ड्रामा वॉच कर रहे हैं और उस ड्रामा में आप देखते हैं कि एक सर्टेन कैरेक्टर है और वो एक बहुत ही अच्छा किरदार प्ले कर रहा है, और कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं उसके साथ, जैसा कि किसी ड्रामा और ट्रेजेडी में होते हैं, तो एक बंदे के साथ इनजस्टिस हो जाता है। यानी अगर आप देखें मेरे पास तुम हो में दानिश का जो कैरेक्टर था, दानिश के साथ इनजस्टिस हुआ था एट द हैंड्स ऑफ मैविश। तो इससे हमारे अंदर जो है एक इल फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं अबाउट मैविश। एट द एंड ऑफ द ड्रामा हालांकि हम ऑलमोस्ट मेंटली रेडी होते हैं कि जो है इनका दोबारा पैचअप हो जाना चाहिए, लेकिन जो एंड लास्ट में दिखाया गया है असल में वही एंड था, और इसी को ही कैथारसिस कहते हैं। यानी थ्रू आउट द ड्रामा जो हमारी फीलिंग्स डेवलप होती गई इन फेवर ऑफ दानिश और अगेंस्ट मैविश, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा मोल्ड होने की कोशिश करते हैं ड्यू टू हमारा जो इंसानियत का जज्बा है इनसाइड अस, उसकी वजह से। लेकिन फिर भी जो लास्ट में होता है उसको कैथारसिस कहते हैं, और ये ज़रूरी होता है।
पिटी और फियर के जज्बात जो हैं वो हमारे अंदर पैदा होने चाहिए। दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ कैथारसिस। ये हमारे अंदर जो है इनको ज़रूर पैदा होना चाहिए और ये ज़रूर पार्ट होना चाहिए एक ट्रेजेडी का। दैट्स व्हाट अरिस्टोटल सेज। हमार्शिया एक टेक्निकल मिस्टेक होती है जो कि हीरो ऑफ द ड्रामा करता है और यही जो मिस्टेक है ये उसके डाउनफॉल की वजह बनती है। एक ट्रेजेडी के जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं उसके 6 कंपोनेंट्स हैं और ये जिस तरतीब में लिखे गए हैं यही इसकी इम्पोर्टेंस को भी शो करते हैं। अरिस्टोटल ने इनको इसी तरतीब से लिखा है। प्लॉट सबसे पहला कंपोनेंट है। प्लॉट को लॉजिकल होना चाहिए, एक सीक्वेंस, एक तरतीब में होना चाहिए और ये प्लॉट जो है वेल निट होना चाहिए, यानी इसको इतना अच्छा बुना हुआ होना चाहिए, इसको इतना अच्छा अरेंज हुआ होना चाहिए कि हमें इसमें कोई खामी नज़र ना आए। और यही चीज़ है जो कि इसको हिस्ट्री से सुपीरियर बनाती है। ट्रेजेडी को, ड्रामे को या ओवरऑल लिटरेचर को हिस्ट्री से जो चीज़ सुपीरियर बनाती है वो ये है कि इसमें फैक्ट्स होते हैं, यानी इसमें नाम और डेट्स जो होती हैं वो सच्ची नहीं होती हैं, लेकिन जो सच होता है वो होता है इसमें। यानी लिटरेचर में सब कुछ सच होता है सिवाय तारीखों के और ड्रामों के, जबकि हिस्ट्री में सब कुछ झूठ होता है। यानी हिस्ट्री में जो कुछ भी पेश किया जाता है वो हम ऑडियंस को, पढ़ने वालों को जो कुछ सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं या जो कुछ हम चाहते हैं कि वो सोचे वो हम हिस्ट्री में देते हैं, लेकिन लिटरेचर में ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज़ है जो कि अरिस्टोटल की नज़र में हिस्ट्री से सुपीरियर बनाती है और इसको प्लॉट को होना चाहिए और एपिसोडिक प्लॉट नहीं होना चाहिए। इसमें एपिसोड्स नहीं होने चाहिए, इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए स्टार्ट से एंड तक। और पोएटिक्स में हर जगह पर जो एग्जाम्पल देता है अरिस्टोटल, वो एग्जाम्पल हर जगह पर सोफोक्लेस की, एडिपस रेक्स की ही एग्जाम्पल देता है, क्योंकि वो इसको एक वर्दी ऑफ कंसिडरेशन समझता है। इसमें सरप्राइज होनी चाहिए, यानी सरप्राइजेज इसमें होने चाहिए जिसको डिस्कवरी कहते हैं। यानी रुस्तम एंड सोहराब में आपने देखा कि रुस्तम और सोहराब आपस में बाप बेटा हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, ड्रामा वॉच करने वाले को, देखने वाले को पता है कि ये तो आपस में बाप बेटा हैं और इनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए और बेटे को जो है अपने बाप के साथ ये फाइट डुएट नहीं करना चाहिए, डुअल। और एक और चीज़ जो इसमें होनी चाहिए, कंपोनेंट्स जो एक अच्छी ट्रेजेडी के समझता है अरिस्टोटल, वो ये है कि इसमें डिस्कवरी होनी चाहिए। यानी इसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द ड्रामा जो 2 कैरेक्टर्स हैं जिनको पता नहीं था और बाकी देखने वालों को पता था, तो वो चीज़ जब 2 कैरेक्टर्स को पता चले तो इसको डिस्कवरी कहते हैं। यानी रुस्तम और सोहराब में आपने देखा कि
वो दोनों बाप बेटा हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। ये चीज़ देखने वाले को पता है लेकिन उन दोनों को पता नहीं है। और फिर कोई एक निशानी देखकर वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो वो जो निशानी है उसी को ही डिस्कवरी कहते हैं। और ये जो उनके ऊपर हकीकत आया हुई है इसको डिस्कवरी कहते हैं। तो इसमें सरप्राइजेस अरिस्टोटल कहता है कि होनी चाहिए और ये जो है ट्रेजेडी का पार्ट होना चाहिए। लेकिन इसको भी एक रियल वे में होना चाहिए, यानी इसको एक ऐसे अंदाज में होना चाहिए कि ये हकीकत लगे देखने वाले को। जब हम दूसरी ट्रेजेडी की बात करते हैं सोफोक्लिस की, एडिपस रेक्स की, तो उसमें भी आप देखें कि एडिपस जो है वो एक तनाज़े के, हालांकि वो एक बहुत अच्छा किंग था, हालांकि वो एक बहुत ही आइडियल किस्म का किंग था जिसको उसके लोग पसंद करते थे, लेकिन एक जगह पर वो एक साथ के किसी और इलाके के बादशाह को मार देता है एडिपस। लेकिन दैट्स व्हाट जो ड्रामा देखने वाले देख रहे हैं, हमें पता होता है कि एडिपस जो है उसने अपने फादर को मार दिया है, और जो प्रोफेसी की गई थी किंग लायस को, एडिपस के फादर को, तो वो सच साबित हो रही है और हुई है। और हमें विद विद पैसेज ऑफ टाइम जो है हमें पता होता है कि एडिपस जो है वो कर चुका है। तो एट द एंड जब वो मुख्तलिफ इवेंट्स को मिलाता है तो उसको पता चलता है कि हाँ, यकीनन उसने जो है अपने फादर को किल किया है। और उसने यकीनन, चूँकि ये रूल था पास्ट में कि जब भी आप किसी बादशाह को किल करते हैं और फिर अल्टीमेटली वहाँ की जो स्टेट है उसके मैटर्स संभालते हैं, तो उसके बाद जो उस किंग की क्वीन होती है, यू आर सपोज टू मैरी हर। तो यहाँ पर इडिपस एक लड़ाई के दौरान किंग लायस को मार देता है और फिर उसकी जो क्वीन होती है उससे शादी कर लेता है। और अल्टीमेटली चूंकि ये एक गलत काम हुआ होता है, मोरालिटी के खिलाफ है, तो इसी वजह से जो उस वक्त के गॉड्स हुआ करते थे यूनानियों के, तो वो इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो वो इसका लोगों को दिखाते थे कि हाउ एंग्री वी आर on what you have done or what's going on in the society you are living in। तो एक कहत आ जाता है, लोग भूख से मरने लग जाते हैं और लोग जाते हैं किंग लायस के पास कंप्लेन करने, सॉरी, एडिपस रेक्स के पास कंप्लेन करने के लिए कि सर देखें ये हो रहा है, एंड वी आर स्टार्विंग, वी आर डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर। तो वो उसके दूसरे हल ढूंढने के साथ साथ टायरिसियस से, जो कि एक ब्लाइंड सीयर होता है, यानी ब्लाइंड है लेकिन देखने वाला है, ये बहुत अमेजिंग है, सूटसेयर इज कॉल्ड। या अगर आपने एक चाइनीज हिस्ट्री के ऊपर बनी हुई है मार्को पोलो, वो देखिए, तो उसमें भी सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, उसमें भी एक ब्लाइंड कैरेक्टर है। हालांकि वो ब्लाइंड है लेकिन वो बहुत ही काबिल है, एक बहुत ही अच्छा जो है वो कैरेक्टर है। तो उसका नाम 100 आइज है। देखें, ही कैनॉट सी, लेकिन उसका नाम 100 आइज है। बिल्कुल इसी तरह का एक कैरेक्टर एडिपस रेक्स में होता है। तो उसका नाम जो है सीयर होता है, सीयर। हालांकि वो देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है। अच्छा, वो बताता है एडिपस को कि भाई आपसे एक गलती हुई है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लास्ट में उसको डिस्कवर हो जाता है और इसको डिस्कवरी कहते हैं। यानी
पोएटिक्स में जो कंपोनेंट्स बताए गए हैं उसमें ये लास्ट कंपोनेंट था जो हमने डिस्कस किया है कि एक डिस्कवरी होनी चाहिए, लेकिन वो एक रियल वे में होनी चाहिए। यानी जो निशानी आप लोगों को मिले जो कि आपको रुस्तम और सौराब में मिली, या जो इवेंट्स ऐसे निट किए गया प्लाट था कि उसमें जो भी आपको एट द एंड मिला उसके ऊपर आप बिलीव करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि ट्रेजिक हीरो की कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। एक ट्रेजिक हीरो को एक नोबल पर्सन होना चाहिए। इसी वजह से आप शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजेडीज देखते हैं तो उसमें आपको कोई आम बंदा नहीं मिलता है। वो या तो किंग है जैसा कि मैकबेथ है, जैसा कि किंग लियर है, या वो कोई प्रिंस है जैसा कि हैमलेट है। चार बहुत ही मशहूर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, और जो कि लिटरेचर के बंदे को फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। तीन का मैं आपको नाम बता चुका हूँ, चौथी ओथेलो है। तो शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज हैं उसमें आपको एक नोबल पर्सन मिलते हैं। मैकबेथ किंग नहीं था लेकिन वो एक बहुत अच्छा वॉरियर था। तो यहाँ वो जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसको बहुत ही एक हाई स्टारा, एक हाई क्लास से होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी अ कॉमन मैन। और इसी चीज का पोजीशन हम देखते हैं रोमांटिक्स में। यानी जब रोमांटिक जो हमारे पास मूवमेंट आई उसमें आप एक ले मैन को देख रहे हैं। और मौजूदा वक्त में सिवाय पाकिस्तानी ड्रामों के जो आपको हीरो मिलता है वो एक कॉमन मैन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कभी पाकिस्तानी ड्रामाज में भी कॉमन मैन होते हैं, बट आई विल कॉन्ट्राडिक्ट यू कि यहाँ जो आपको हीरोज मिलते हैं वो बेशक हैं तो कॉमन, एक जॉबलेस बंदा होगा, बैचलर या मास्टर्स करके घूम रहा है, लेकिन वो आपको कभी भी एक बहुत ही सादा और गरीब किस्म के घर में रहता हुआ नहीं दिखेगा, जो कि आपको अपने आसपास देखते हैं कि मजदूरी कर रहे हैं और कमा रहे हैं। पता नहीं वो इतने सालों तक कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो आपको लाइफ स्टैंडर्ड दिखाया जाता है दैट्स नॉट रियलिस्टिक। यही तो है ना जो आपको पोएटिक्स में अरिस्टोटल समझा रहा है, और जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी अच्छा आप देखते हैं कि जो भी फिर ड्रामा पीक पर जाता है, जैसा कि बहुत सारे ड्रामास हैं, एक था हम सफ़र था, और एक अभी मेरे पास तुम हो, और इस तरह के जो ड्रामास पीक पर गए हैं उनमें ये सारी चीज़ें थी, और यही चीज़ थी जो कि फिर उनको पीक पर ले गई, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यानी आप देखें ना कि नोबल पर्सन उसको होना चाहिए, तो आप देखें इन ड्रामाज में जो भी आपको एक हीरो मिलेगा और वो वाकई हीरो कहलाने के लायक भी होगा। तो ट्रैजिक हीरो, ट्रैजिक हीरो इस तरह से क्योंकि जितने भी अजीम ट्रेजेडीज हैं चाहे वो शेक्सपियरियन हैं या ग्रीक हैं, एक गलती होती है जो कि एक ट्रैजिक हीरो करता है, और उस गलती की बिना पर ही इज सपोज टू डाई, उसे मरना होता है। जिस ट्रेजेडी का जिक्र हमें एरिस्टॉटल करता हुआ मिलता है, इडिपस रेक्स, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, तो उस ट्रेजेडी में भी आपने देखा कि एट द एंड जो है अपने आप को सजा देने के लिए एरिस्टॉटल सॉरी इडिपस रेक्स जो है अपनी आंखें निकाल लेता है। यानी उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था जिसकी वजह से वो अपनी आंखें निकाल लेता है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या क्या आप किसी और ट्रेजेडी का इंग्लिश लिटरेचर से या ग्रीक लिटरेचर से किसी ऐसी ट्रेजेडी का नाम मुझे मैसेजेस में बता सकते हैं जिसमें हीरो जो है वो लास्ट में मर जाता हो?
जिस ट्रेजेडी के एंड में हीरो मर जाता हो या मार दिया जाता हो। आप शेक्सपियर की ट्रेजेडी से भी देख सकते हैं और दूसरी ट्रेजेडीज से भी। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट। नो रेस्पॉन्स। ऑल राइट, आप नेक्स्ट स्लाइड को देखें। नो रेस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। नो रेस्पॉन्स एट ऑल। आप हेमलेट में देखें, शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। हेमलेट एट द एंड ऑफ द ट्रेजेडी क्या करता है? चलें, ट्रेजिक हीरो की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए, यानी उसके अंदर एक ऐसी गलती होनी चाहिए कि अगर उसको उसकी सजा मिल रही है तो वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए। यानी आपको ऐसा ना लगे कि उसके साथ जो है किस्मत किस्मत ने उसके साथ ऐसा किया। हाउ फनी इट इज कि जब हम कामयाब हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मैंने मेहनत की थी, आई वर्क हार्ड। और जब कभी नाकामी का मुंह करना पड़े, चलें यार किस्मत में ऐसा लिखा होगा, देखें भाई लिखा हुआ तो हम तब्दील नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाट लोग कहते हैं। तो ट्रेजिक फ्लॉ जो है इसमें एक कैथारसिस तब ही होगा जब ये ट्रेजिक फ्लॉ होगा, यानी किसी भी अच्छी ट्रेजेडी में अरिस्टोटल से मिलता था कि वो उसकी अपनी गलती होनी चाहिए। वो मिसाल देता है एडिपस रेक्स की, तो ये उसकी एक तरह से मिस्टेक थी। कब मिस्टेक थी? जो कुछ वो कर रहा था वो उसके नहीं था, वो उसका ट्रेजिक फ्लॉ नहीं था। एज लॉन्ग एज आई परसीव इट, मैं समझता हूँ कि जो उसका ट्रेजिक फ्लॉ था वो हकीकत से इनकार था उसका। टेरिसियस ने उसको साइंस में और हिडन वर्ड्स में बता दिया था, लेकिन वो रियलिटी को परसीव नहीं कर रहा था। और उसका फैमिली टाइज जो हैं ये डिस्कवरी होनी चाहिए। और रुस्तम और सराब में जैसे आप देखते हैं कि वो आपस में बाप बेटा थे, इडिपस रेक्स में वो आपस में माँ बेटा थे, और जिसको उसने मारा था वो उसका फादर था, किंग लायस। तो फैमिली टाइज होनी चाहिए। देखें, जब कभी कोई किसी अजनबी को या तो मारता ही नहीं है, उसके साथ झगड़ा ही नहीं होता है, और जब कभी किसी का किसी अजनबी के साथ झगड़ा होगा, किसी दुश्मन के साथ लड़ेगा और उसको मारेगा, तो आपको उसका इतना मजा नहीं आता है। आपको एक स्टोरी अपील तब ही करती है जब उनके दो बंदों का आपस में सिर्फ वही रिश्ता ना हो, दुश्मनी या दोस्ती वाला, बल्कि उनके साथ उनका आपस में कोई और भी रिश्ता हो रहा हो, और वो हिस्ट्री से उनका आपस में एक रिश्ता आ रहा हो, और ये रिश्ता फैमिली के अलावा और फैमिली रिलेशन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और जब ये डिस्कवर होगा, आपको तो पहले से पता होगा, लेकिन उनको जब ये डिस्कवर होगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी, तो इसको डिस्कवरी कहते हैं। अब इसको एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल होना चाहिए। थैंक यू एहसन।
Yes, Othello dies. Yes, एग्जैक्टली। चार ट्रेजेडीज हैं, तो तीन मैंने आप लोगों को बताई थी और ये आप लोगों का क्वेश्चन था। एग्जैक्टली, ओथेलो जो है वो भी एक ट्रेजेडी है। थैंक यू एहसन फॉर योर रिस्पांस। रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल जो है एक ट्रेजिक हीरो का होना चाहिए, यानी जो कुछ वो कर रहा हो, अगर देखने वाला उसकी जगह पर होता तो वो भी वैसा ही करता। इसको रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल कहते हैं। रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल होना चाहिए, यानी जो कुछ वो कर रहा है वो हकीकत से करीब तर होना चाहिए, ना कि जो कुछ आप ना कर सकते हो। तो यही चीज़ है जो कि उसको यूनिवर्सल बनाती है, यानी वो हकीकत से करीब तर होना चाहिए। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारे पास है 1.5 मिनट और। अच्छा, वर्स जो है, एपिक पोएट्री जो है, क्योंकि ये शायरी होती है, इसमें अशार होते हैं और ये नैरेटिव होती है, तो ट्रेजेडी और इसके दरमियान जो कॉमन चीज़ें हैं, प्लॉट जो है वो यूनिफाइड होना चाहिए, वेल निट होना चाहिए, और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो भी अजीम होना चाहिए इसके। यानी हाँ, शेक्सपियर सॉरी अरिस्टोटल जो है वो बात करता है एपिक की पोएट्री के बारे में, और यहाँ पर वो जिक्र करेगा ओडिसी और इलियड की। ये वसी होती है और ये वैलिड होती है। यानी जब आप देखते हैं रोमांटिक जो पोइट्स गुजरे हैं, तो वो किस तरह की अजीम अजीम अल्बाट्रॉस की बात कर रहा है, एक ऐसा परिंदा जो कि हकीकत में नहीं पाया जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरह आपके पास एक वो चीज़ें पोएट्री में दिखाई जा रही हैं जो कि हकीकत में नहीं पाई जाती। यानी शायरी में ऐसी चीज़ों का हम जिक्र कर सकते हैं जो कि हकीकत में नहीं पाई जाती हैं। यही चीज़ है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है इसको ड्रामा और ट्रेजेडी से। लेकिन अरिस्टोटल समझता है कि ये इम्प्रॉबेबल होती है, अल्बाट्रॉस बर्ड, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, या दूसरी राजा गिद्ध में आप देखें कि किस तरह की, आई एम सॉरी, ये जो एग्जांपल है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, या दूसरी ऐसी चीज़ें जो कि हकीकत में नहीं होती हैं वो पोएट्री में हो सकती हैं, और वो चीज़ें हो सकती हैं जो कि इम्पॉसिबल हैं। तो यही चीज़ है जिसको अरिस्टोटल जो है वो रियलिस्टिक नहीं समझता है। अब यही चीज़ है जिसकी वजह से अरिस्टोटल जो है प्रेफर करता है ट्रेजेडी को पोएट्री के ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा फोकस्ड होती है, और ये मौसीकी और स्पेक्टिकल यानी नज़ारा जो कुछ उनको पेश किया जा रहा है, ये इन दोनों को इस्तेमाल करती है और दोनों ये इसके एडवांटेज में जाते हैं। जबकि पोइट्री में किसी हद तक वो म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, यानी म्यूज़िकल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, सिमुलेशन है, और इसके अलावा जो दूसरे मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि राइटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन वो स्पेक्टिकल रोमांटिक्स में हम आकर देखते हैं कि वो बना लेते हैं, लेकिन ये वो नज़ारा नहीं होता है। यानी आप एक अजीब व गरीब किस्म की मखलूक को देखते हैं, एक अजीब अजीब व गरीब किस्म की किसी भी ऐसे परिंदे को देखते हैं, लेकिन आप उसको उतना रियलिस्टिक नहीं कर समझते हैं, आप उसके ऊपर इतना बिलीव नहीं कर रहे होते हैं जितना कि आप एक ड्रामे को करते हैं, जो कि ग्रीक्स में जो एक ड्रामा दिखाया जाता है स्टेज के ऊपर, आप उसके ऊपर जितना यकीन करते हैं वो जितना हकीकत के करीब तर होता है, और कुछ नहीं होता है दूसरा। थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों के 2 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं, 1 आवर से 4:30 से 5:30 तक हमारा टाइम था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप, 2 मिनट मज़ीद हैं, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। If you are having any questions, then I am waiting for them.
वेल लेसन आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट येट, लेकिन देखते हैं इसी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ही शायद लॉन्जाइनस को ले लूं। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप किस चीज़ के ऊपर लेक्चर चाहते हैं? ठीक है ऐसा, आई विल ट्राई पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर, आई विल ट्राई इंशाल्लाह। यही बिल्कुल लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही है जो हम अभी कर रहे थे। सबसे पहले जो हमारे पास अथॉरिटी है वो, हाँ नेक्स्ट टाइम इसको बोरिंग नहीं होने देंगे। हम्म, उसमें मैं कुछ जो है चीज़ें ऐड करूँगा, क्योंकि ये कोर्स का हिस्सा होता है। तो हमारे पास जो अक्सर ग्रुप में है ना, तो दे आर BS और MS स्टूडेंट्स, एग्जाम्स थे, दैट्स व्हाई दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म बोरिंग है इसको ज़रा सा इंटरेस्टिंग वे में वो कह रहे थे कि भी सर पेश करें। तो लिटरेरी डिवाइसेस पर कर लूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, और इसको भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आई होप देयर इजंट एनी अदर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मुझे 1 घंटे से 4 मिनट ऊपर ज़्यादा सुना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पैशंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।